तो मैं बता रही हूँ गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? पृथ्वी जो है हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। एक बल होता है जो पृथ्वी के केंद्र की तरफ वस्तु को खींचता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो इसको कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि दो वस्तुएं हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, इसका जो मास है वो m1 है। मास मतलब भार, मतलब द्रव्यमान। और इसका है m2। ओके, m1 है और m2 है। इनके ये कितनी दूरी पे आपस में डिस्टेंस है उनका? d। इतने दूरी पे, इतने यानी किलोमीटर मीटर जो भी लगा लो, m दूरी पे। तो जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है अगर मास बढ़ रहा है तो एफ भी बढ़ रहा है, मास 2 बढ़ रहा है तो भी एफ बढ़ रहा है। और अगर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का गैप बढ़ रहा है तो फोर्स क्या हो रही है? तो फोर्स कम हो रही है। ठीक है, तो हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक जी लगा देते हैं। यहाँ पे क्या लगा देते हैं? जी। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है किसका है? ग्रेविटेशनल फोर्स का, जिसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो क्या होता है कि इससे मैंने तुम्हें बताया कि इसके ऊपर हमारे जो है न्यूमेरिकल्स आएंगे इसी फॉर्मूला के ऊपर। एफ इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई या जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन में डी स्क्वायर। और जी कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारी जो है क्या होती है? 6 पॉइंट, ये जी की वैल्यू हमारी ये होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम्स। ओके, तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन की गति का तीसरा नियम करेंगे और उसका जो है गुरुत्वाकर्षण के बल से क्या संबंध है वो देखते हैं। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब हमने गति और बल पढ़ा था उसमें तीसरा नियम था गति का। तीसरा नियम क्या था? किसी भी कोई भी क्रिया हो रही हो उसके पीछे प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान लो हम किसी बोट में से उतर रहे हैं, एक पैर हमारा यहाँ पे, एक पैर हमारा यहाँ पे है। ठीक है, एक पैर, तो हम जब यहाँ पे पैर रख रहे होते हैं तो इससे इस पैर बोट पे से उतर रहे हैं, धरती पे पैर रख रहे हैं ज़मीन पे, तो इस पैर को यहाँ पे रख रहे हैं, दूसरे से इसको पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं, तब जाके दूसरा पैर उठा के हम दूसरा पैर भी यहाँ पे रख रहे हैं। तो मतलब क्रिया भी कर रहे हैं और साथ में एक प्रतिक्रिया भी हो रही है, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के बल के अनुसार क्या होता है? हर एक वस्तु इस ब्रह्मांड में हर दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। हर एक वस्तु दूसरे वस्तु को क्या करती है? आकर्षित करती है। स्वतंत्र रूप से गिरा पत्थर और धरती एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अतः पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। लेकिन न्यूटन की गति के तत्व अनुसार पृथ्वी को अपनी ओर, पत्थर द्वारा पृथ्वी को अपनी ओर खींचना चाहिए, और वास्तव में पत्थर भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। देखो मेरी बात सुन, मैं फिर से बता रही हूँ, ध्यान में समझना। क्या है कि पत्थर और धरती, जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो कहता है कि पत्थर और पृथ्वी दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक आकर्षण बल है। ठीक है, जिससे कि पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींचती है। लेकिन जो न्यूटन का तीसरा नियम है वो क्या कह रहा है कि पत्थर भी पृथ्वी को अपनी तरफ खींचे ना, फिर खाली पृथ्वी क्यों खींच रही है पत्थर को? ठीक है, तो इसलिए जो है एक हमारा वास्तव में पत्थर भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, यानी कि F इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए। पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका त्वरण मैंने एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या है? 1.65 इंटू 10⁻⁻24 की अनुभव भी नहीं हो सकता। इतना कम है कि पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होने, जितना द्रव्यमान ज़्यादा होगा उतना ही त्वरण कम होगा। तो पृथ्वी का त्वरण इतना कम है कि 10 की शक्ति -24 है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है? हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी को चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ग्रहों की गति भी गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही होती है। और चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। अब हम पृथ्वी पे खड़े, हम जमीन पे खड़े होते हैं तो वो भी गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही खड़े होते हैं। ठीक है,
तो जो है उसके बाद हमारा आता है मुक्त पतन। किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव से पतन मुक्त पतन कहलाता है। किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में, मतलब कोई भी वस्तु है अगर पृथ्वी की खिंचाव की वजह से गिर जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? पतन, मुक्त पतन। मुक्त पतन में वस्तु के वेग की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि वह हमेशा पृथ्वी की तरफ ही गिरती है। जैसे कोई चीज़ गिरी वो सीधा कहाँ गिरेगी? नीचे ज़मीन पे गिरेगी, ना साइड में जाएगी ना ऊपर जाएगी, क्योंकि क्या है, उसको पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से। लेकिन क्या है, अगर कोई भारी वस्तु है वो ज़्यादा जल्दी नीचे गिर जाएगी, जो हल्की वस्तु है वो कम होगी। यानी कि जितना ज़्यादा भार होगा पृथ्वी उसको उतनी ही जोर से टाइटली अपनी तरफ खींचेगी और जल्दी गिर जाएगी। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह का जी का मान, जो पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगने वाला बल, जो हमने अभी फॉर्मूला करा वो ये वाला करा था, G इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर लिख दो या फिर d स्क्वायर लिख दो, बात वही है, डिफरेंस होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। एंड जो m ही है इसमें m ही है, m क्या है? मास ऑफ अर्थ का मास। ठीक है, एम ई कितने लिए? 6 × 10⁻²4 और आर की पृथ्वी की त्रिज्या हमें पता होती है कितनी? 6.4 × 10⁻6। इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दी, हमारा ये वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकल जाएगी जो कि 9.8 है। तो अब आपको याद रखनी है जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8। 11 बजे चले। गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक के संबंध। गुरुत्वीय त्वरण व गुरुत्वीय स्थिरांक, अब इसमें डिफरेंस आपको करना है। गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय स्थिरांक में क्या डिफरेंस है? इसका मान 9.8 होता है और गुरुत्वीय स्थिरांक का कितना होता है? यस, तो मैं बता रही हूँ कि जी की जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू होती है 9.8 और इसकी है 6.6। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, इसका सेम रहता है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यह एक सदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। तो इसके बेस पे ये वाले हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, अब जितनी भी हमारी वो थी हमने वो किए थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ए की जगह हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे g लगा देंगे बस। तो यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, और एक हमारा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला था एक हमारा। तो इसमें भी ए की जगह हम क्या लगा देंगे? g लगा देंगे, u इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और एक और था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ए को हटा के यहाँ पे भी जी आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ठीक है, तो जो है इस तरह से हमारे तीनों सारे फॉर्मूले जो होते हैं वही का वही होता है। यू क्या होता है? प्रारंभिक वेग। वी क्या होता है? अंतिम वेग। एस क्या होता है? डिस्टेंस। अलग अलग ये सब, इन सब की वैल्यूज पुट करके हम जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। फिर द्रव्यमान और भार में डिफरेंस आएगा। आप आज इतना ही करो, मैं उसके बाद कल को इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में और इसकी आगे की डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर। जो हमारी पिछली वीडियो में हमने फॉर्मूला किया था F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने किया था। आज हम इस फॉर्मूला के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो हमारे वो होती हैं कुछ समीकरण होते हैं जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखे हैं। v इज इक्वल टू, बता देती हूँ मैं कैसे है। हमने क्या पढ़ रखा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ए की जगह क्या लगा देंगे? g लगा देंगे। ठीक है,
और था S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी पढ़ा था। तो इसमें भी ए की जगह हम जी लगाएंगे। और तीसरा फॉर्मूला था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2AH, तो ए की जगह से हम जी लगा देंगे। तो ये कुछ समीकरण हम इस चैप्टर में करेंगे। और साथ में फॉर्मूला वही वाला हमारा एफ इज इक्वल टू GM1M2 अपॉन में डी स्क्वायर। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या है इस चैप्टर में हमें करनी है। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। सबसे पहले हम यस, सोने का अपेक्षित घनत्व 19.3 है, जल का घनत्व 103 है, तब सोने का घनत्व SI मात्रक में दीजिए। अगर हमें क्या दे रखा है, सोने का घनत्व 19.3 है, तो अपेक्षित घनत्व हमें निकालना है। अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला होता है सोने का उसको भाग दे देंगे जल घनत्व से, जो हमारा आंसर आया वो हो जाएगा सोने का घनत्व। एक और फॉर्मूला हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं कहाँ पे यूज़ क्या करें। घनत्व क्या होता है, M अपॉन में V। M क्या होता है, मास किसी भी चीज़ का, द्रव्यमान क्या होता है, मास यानी कि द्रव्यमान। और V हमारा क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि आयतन, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, आयतन। आयतन तो द्रव्यमान भाग आयतन, उसको बोलते हैं हम घनत्व। क्या बोलते हैं, घनत्व। तो 0.025 मीटर क्यूब एल्यूमिनियम का द्रव्यमान, 67 किलोग्राम एल्यूमिनियम का घनत्व बताइए। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का घनत्व इतना दे रखा है, एल्यूमिनियम का आयतन कितना है 0.025। और मैंने बताया तुम्हें फॉर्मूला निकालने के लिए, डेंसिटी निकालने के लिए M अपॉन में V, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इंग्लिश में इसको डेंसिटी बोलते हैं, और द्रव्यमान को मास और V को वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हमारा घनत्व आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। एक ईंट का द्रव्यमान 2.5 किलोग्राम है और उसकी विमाएँ है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5। ठीक है, ईंट है, ईंट का मतलब क्या होता है, इस तरह से देखिए, ऐसे 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 ऐसे। तो इसकी कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है और कुछ मोटाई होती है। तो वो सारी डेविएशन इसकी हमें दी हुई है 20, 10 और 5। ठीक है, ईंट का भार कैसे निकालते हैं, भार क्या होता है, मास इंटू M इंटू जी, यानी कि द्रव्यमान गुना जी। जी की वैल्यू होती है 9.8, ये आपको याद रखनी है, जी की वैल्यू होती है 9.8। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा इसका बल निकल जाएगा, यानी कि फोर्स F इज इक्वल टू M इंटू जी। फोर्स यानी कि बल, यानी शक्ति, तो M इंटू जी। तो अगर हम बात करते हैं 10 गुना 5 वाली सतह फर्श के संपर्क में है, 10 गुना 5 वाली में है, तो उसका यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दोनों को गुना कर दो तो क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल, दाब अगर हमें निकालना है तो दाब का सबको पता है, 7th 8th क्लास में सबने पढ़ा है, बल भाग क्षेत्रफल, वो क्या होता है, दाब यानी प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स यानी कि बल, एरिया मैंने क्षेत्रफल, उसको भाग दे दिया तो 4900 न्यूटन मीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। फिर अगर 20 गुना 5 वाली है, अगर 20 गुना 5 वाली है हमारी, तो उसका भी निकाल लेंगे। और 20 गुना 10 वाली है तो भी हम उसका सबका अलग अलग निकाल लेते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। एक वस्तु जिसका भार 9.8 है पर का बल लगता है, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, त्वरण भी ज्ञात कीजिए। देखिए 9th की साइंस पढ़ना मुश्किल है, 9th की साइंस हिंदी में पढ़ना मुश्किल है, अगर इंग्लिश में पढ़ते तो बहुत ईजी है। तो जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, तो ट्राई करो कि वो इंग्लिश में, या तो स्कूल में इंग्लिश मीडियम में साइंस में हो जाए, इंग्लिश मीडियम का ले लो तो बेस्ट है। और नहीं तो तुम्हारे छोटे भाई में कोई भी किसी को सजेस्ट करना हो, तो अगर साइंस पढ़ने का मन है, जो साइंस स्टूडेंट साइंस पढ़ना चाहते हैं आगे 11th 12th में, तो वो इंग्लिश में ही 9th करें। साइंस इंग्लिश में करने में ईजी रहती है, और वो हिंदी में करोगे तो मुश्किल है। इंग्लिश में तो बहुत आसान है। ठीक है, ये क्षेत्रफल, भार, बल इंग्लिश में बहुत आसान है,
एरिया, फोर्स, प्रेशर, मास, वॉल्यूम, तो ये चीज़ आपको आसान हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं। एक वस्तु जिसका भार 9.8 है पर का बल लगता है, यस, तो बल है हमारा 20, भार है 9.8, तो W इक्वल टू एम इंटू जी, मल्टीप्लाई करके यहाँ से हम, ये फॉर्मूला होता है W इक्वल टू एम इंटू जी, तो यहाँ से हम मास निकल जाएगा। W का मतलब भार, वेट, W स्टैंड्स फॉर, W मीन्स वेट, वेट मैंने हिंदी में क्या बोलते हैं वेट को, भार, क्या बोलते हैं, भार, तो भार है 9.8, बल है 20, यहाँ से हम मास निकाल सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है W इक्वल टू एम इंटू जी, तो इसकी वैल्यू पता है, इसकी पता है, m की हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो जब m 1 आ गया और हमें क्या पता है, फोर्स पता ही है, F पता है, और हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, 20 आ गई। त्वरण क्या होता है, a मैंने एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, तो देखो इंग्लिश में अगर हम a का मतलब, पहले a का मतलब तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि त्वरण होता है a, और इंग्लिश में याद करने की जरूरत नहीं है, एक्सेलरेशन वर्ड होता है, एक्सेलरेशन a से स्टार्ट होता है इसलिए वो a ही है, तो इंग्लिश में हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए इंग्लिश हमारी ईजी रहती है। आगे, एक व्यक्ति जिसका भार पृथ्वी पर 1200 न्यूटन है। पता है इंग्लिश तुम्हें देखने में लगता है कि हाई इंग्लिश में कैसे करेंगे, बहुत जब एक बार पढ़ना शुरू करोगे ना, और हिम्मत होगी अगर पढ़ने की, मन होगा पढ़ने का, तो कर सकोगे इजीली। देखने में लगता है कि हाई इंग्लिश में पढ़ना तो मुश्किल है, हाई इंग्लिश में कैसे पढ़ते होंगे, इंग्लिश का हमें तो वर्ड भी नहीं पढ़ना आता, सब कुछ कर सकता है, हर इंसान सब कुछ कर सकता है, बट ही शुड बी विलिंग ऑफ डूइंग दैट। अपनी मेंटल पावर, अपने आप को तैयार करो बस करने के लिए कि हमें करना है, तो आप इंग्लिश में भी किसी भी चीज़ को कर सकते हो। तो एक व्यक्ति जिसका भार पृथ्वी पर 1200 न्यूटन है, उसका भार चांद पर 200 न्यूटन हो जाता है। पृथ्वी पर कितना है, 1200, और चांद पर कितना है, हल्का हो जाता है, यानी कि 200 न्यूटन रह जाता है। उस व्यक्ति का पृथ्वी और चांद पर द्रव्यमान ज्ञात करो, यहाँ पे कितना था, वहाँ पे कितना था, उसका गुरुत्वीय त्वरण चांद पर कितना होगा। तो व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 1200 है, चंद्रमा पर 200 है, पृथ्वी पर त्वरण 9.8 होता है ना, अभी मैंने आपको बताया था क्या, 9.8, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 10 भी लिख सकते हैं, तो 10 हो गया वो, तो यहाँ से मास हमारा आ गया 100, m कितना आ गया, 120 आ गया। और अगर हम दूसरा निकालते हैं, दूसरी इसमें W इसको टैब इंटू जी, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, W कितना है 200, m कितना निकला है 120, यहाँ से हमें g की वैल्यू पता चल गई, g की वैल्यू मतलब गुरुत्वीय त्वरण हमारा निकल गया है। आपको प्रैक्टिस करने हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब क्वेश्चन पहले समझो, फिर क्वेश्चन को, फिर उसका सॉल्यूशन देखो, उत्तर कैसे किया गया है, फिर उसके बाद फिर से क्वेश्चन देखो और उसको अपने आप से आंसर उसका करने की कोशिश करनी है। जब तक हाथ से एक एक क्वेश्चन को 5-5 बार नहीं कर लोगे तो आप नहीं कर पाओगे, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मीन्स यू हैव टू राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, ओके। नेक्स्ट, कोई भी वस्तु सीधे ऊपर की तरफ फेंकी गई और 78.4 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची, उसका वेग ज्ञात कीजिए। h इक्वल टू 78.4 मीटर हाइट दे दी गई है, v, u और v आप बताया था मैंने आपको, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग में वेग कितना था, v मैंने फाइनल वेलोसिटी, 0 है, g इक्वल टू राइट पर डेट है, u हमें निकालना है, तो v इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये समीकरण थे ना, 3 गति के 3 नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, वही तीनों हैं ये, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर u की वैल्यू आ जाएगी। एक और लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका भार 49, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन सिंपल आते हैं। किसी का भार दे दिया गया, द्रव्यमान निकालना है, बहुत सिंपल है। भार मतलब W दे दिया गया है, G हमें पता ही है, W इक्वल टू m इंटू जी, यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं, m इक्वल टू 49 अपॉन 9.8, पॉइंट से हटाया ऊपर 0 आ गई, और इसे ये आ गया 10 अपॉन में 2, ये आ गया 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 किलोग्राम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। तो आपको मैं फिर से बता रही हूँ, इसकी मेन जो चीज़ें हैं आपको क्या करना है, W इज इक्वल टू, मैं फिर से बता रही हूँ, बट W इज इक्वल टू m इंटू जी, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर,
और वो तीनों समीकरण जो थे 1 2 3 जो भी हमारे थे, v इजक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. These are the formulas used in this chapter. और बाकी एक दो सिंपल सिंबल्स है जो आपको पता ही है, फोर्स इजक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर इजक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. अगर हम प्रेशर दाब निकालना है तो द्रव्यमान को आयतन से डिवाइड कर दो, ठीक है. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आपको करने होंगे, बहुत सिंपल है, बस इट नीड्स प्रैक्टिस. ओके, बाकी आप कुछ क्वेश्चंस करना, कुछ डाउट होंगे तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है.